हाय दोस्तों, बात करेंगे असम के बारे में। असम में जो अभी भयावह स्थिति है, बाढ़ जो आया है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं और बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो गई है और बहुत जानवर मारे गए हैं। जिसमें बच्चे क्या है, बच्चों की स्थिति तो ऐसी है कि बच्चे कापी किताब को ऐसे रास्ते पे फैला के उनको सुखवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या फैक्टर है और ऐसा वहाँ पे बाढ़ क्यों आया है और इसका क्या समाधान हो सकता है, गवर्नमेंट इस पे क्या कदम उठा सकती है, इन सारी बातों को बात करेंगे। बहुत फैक्ट के बेस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं मीडिया का। मीडिया इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर नहीं करता है। यह जो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें लोग इस चीज़ को इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब समस्याएं आ जाती हैं तो तुरंत उस बात का आपके पास समाधान नहीं होगा, उसके लिए पहले से आपको कहीं ना कहीं वर्क करना होता है। मीडिया वाले थोड़ा सा चिंता जताते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। और ये तो नेशनल मीडिया तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा और पहले स्टार्टिंग से ही प्लान होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह चीज़ें एक आंकड़े के तौर पे देखते हैं, पर उनको यह पता नहीं होता है कि यह मतलब सालों का मेहनत होता है कि कितना मेहनत से सारी चीज़ें बनाए रहते हैं। और आधे एक घंटे में आता है, 2 घंटे में बाढ़ आता है और उसमें सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं। तो यह केवल इग्नोर करने वाली बातें नहीं है, यह सोचने की विषय है कि इस पे क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर कदम उठाया जा सकता है, क्या कौन सा रास्ता निकाला जा सकता है। यह सोचने वाली विषय है, तो इस पे काम करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति जो है। असम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पूरब में देखिए, पूरब की दिशा में अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर इधर मेघालय है। तो इस तरीके से जब चारों तरफ, तीनों तरफ से ऐसे पहाड़ी एरिया, मैदानी क्षेत्र है जिसके चारों तरफ, तीनों तरफ से वह घिरा हुआ है। तो उसमें जब पानी, वो निचला एरिया है, तो जब वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वो सीधे असम में आता है, तो असम में पानी आके भर जाता है। अब उससे भी बड़ी बात, आप जब नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में देखेंगे आपको, या मैप में देखना पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, मानसरोवर नदियाँ वहीं से निकलती हैं। अब ब्रह्मपुत्र जो नदी है, वहां से जो मानसरोवर नदी है वह निकलती है, फिर इधर असम, असम में जो है अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है। तो वह क्या करती है, नदियां गाद लेके आती है इधर से, जब पूरब दिशा से निकलती है, पूरब दिशा से प्रवेश करती है, तो गाद लाके इकट्ठा कर देती है। गाद का मतलब ये हो गया, मिट्टी के साथ वो सारी चीजें लाके वहां पे लाके ब्लॉकेज कर देगी, जिसकी वजह से पानी जो है उस एरिया में, अभी हम बात कर रहे थे कि इससे पहले बात किए थे कि ब्रह्मपुत्र में, वो असम में जो अभी बाढ़ आया है ऊपरी एरिया में आया, निचली एरिया में नहीं आया। इसके रीजन यही है, जो गाद लाया जा रहा है जिसकी वजह से पानी को जाने का जगह नहीं मिल के ऊपर वाले एरिया में ही जा रहा, तो इसी वजह से ऊपरी एरिया में आया बाढ़। तो अभी ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूरी तरीके से भरी हुई है। अभी तक तीनों तरफ से वो भी ऊंचे हैं, तो जो सारा पानी है, इसकी सहायक नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की, वो भी सारा पानी ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था। बारिश बहुत तेजी से हुआ जिसकी वजह से यह पूरी तरीके से भर चुका है। बहुत तेजी से पानी आया और बारिश हुआ, बहुत बहुत ज्यादा बारिश हुआ और पूरा भर चुका है। अब एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। असम में जो चराईदेव जिला है, उसमें 436% बारिश हुआ है, जो हर साल की तुलना में, हर बार की तुलना में 400 गुना, 4 गुना, सॉरी, 4 गुना ज्यादा बारिश हुआ है। अब मानव के द्वारा कुछ समस्याएं उत्पन्न की जा रही है। मानव निर्मित ऐसी बहुत सारी जो नदियां हैं, कह सकते हैं छोटे छोटे नाले हैं, उन सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, वो तो बनाए तो गए हैं पर उसमें इतना ज्यादा बेकार पदार्थ फेंका जा रहा है, उस चीज को इतना ज्यादा ब्लॉक किया गया है। माने उसका एक बेहतरीन ढंग से पानी का निकासी होना चाहिए, पानी उसमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वो उसमें बहुत सारे बेकार पदार्थ भेजेंगे तो सारी चीजें ब्लॉक तो होगी। तो वो भी एक घटना है जिसकी वजह से पानी पास ही नहीं कर पा रहा, तो भी एक रीजन है। असम में 4000 किलोमीटर से अधिक लंबे तटबंध है, जो 1950 के लगभग बनाए गए थे। लगभग 70+ वर्ष हो गया। तो ये तटबंध जो होते हैं टूटते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और जनता परेशान होती है। तो इसमें क्या हुआ, ड्रेनेज नहीं बनाए गए, ड्रेनेज नहीं बनाए जाने की वजह से भी कार्यात्मक
ड्रेनेज गेट्स होते हैं वह नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से टूटता है और पानी फिर बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो इस पे कहीं ना कहीं इतने समय के बाद से भी उस पे काम ही नहीं किया गया। तो ये इस बात पे काम करना चाहिए। फिर यह घटना केवल आसाम तक ही सीमित नहीं है। गुजरात में आप देखेंगे तो गुजरात के अहमदाबाद में हो गया, सारी में हो गया, इन सारी जगहों पे पूरा बाढ़ की वजह से आप वहां देखेंगे रनवे पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। तो यह सोचने का विषय है इसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है। यह केवल नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, पूर्वोत्तर का केवल बात नहीं है। गुजरात में 1200 mm से ज्यादा बारिश हुआ है और क्या कहते हैं वहां पे जो ये जो आर्मी वाले हैं उस NDRF वाले हैं लगभग 1200 लोगों को रेस्क्यू किए हैं। बात करते हैं एक फैक्ट और, जो कि आज के समय कंक्रीट का जो इतना बड़ा जाल है, जीरो परमेबिलिटी, जिसमें जीरो परमेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आज हर जगह पे बालू सीमेंट इतना सारा चीज का हर जगह ब्लॉकेज लगाया जा रहा है। हमने वो सड़कें हर जगह ये है, और सड़कें है ही, उसके साथ साथ कि पहले क्या होता था, जो मिट्टी होता था 50 से 80% जो है मिट्टी पानी को अवशोषित कर लेता था। आज ऐसा कहीं जगह ही नहीं है। जब हर जगह ब्लॉकेज किया जा रहा है, सीमेंट से वो बनाया जा रहा है, तो ऐसे में पानी अवशोषित कहाँ होगा? तो वह पानी जो है कहीं ना कहीं निचले एरिया में जा रहा है। तो यह भी एक फैक्ट है। बात करते हैं समाधान के बारे में। 1999 में सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, तो उसमें तो वहां पे EWDS अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम्स लागू किए गए हैं, जिसमें क्या है कि जो वहां पे आने वाला होगा उससे पहले ही लोगों को पता चल जाएगा। तो यह चीजें असम में भी कर सकते हैं, मतलब रियल टाइम जो वार्निंग है वह तुरंत जनता को सीधे पता चल जाए कि ऐसी चीजें होने वाली है, तो पहले से वह रेडी हो जाएगा। तो ऐसी चीजें वहां पे भी लानी चाहिए। कहीं ना कहीं उड़ीसा वाले इस बात को सीखे और इस चीज को उस पर काम किए। तो यहाँ वहां पे भी ये चीजें कर सकते हैं। वहां पे भी ये चीजों का है कहीं ना कहीं, पर वो चीजें कहीं ना कहीं जनता से सीधे कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से उसमें जनता पूरी तरीके से शिकार हो जाती है। दूसरा समाधान जो कर सकते हैं, जो पास की स्टेट हैं, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन सारे अपना खुद असम हो गया, तो इन सारे स्टेट को क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण का काम करना चाहिए बहुत बेहतरीन ढंग से। तो उसकी वजह से भी समाधान एक हद तक मिल सकता है। यह सब नेचुरल चीजें है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, पर वास्तव में हम कुछ क्या कदम उठा सकते हैं वह कदम उठाना भी जरूरी है। इसके अलावा नीदरलैंड से हमको सीखना चाहिए। वहां पे प्लांटेशन का काम लोग करते ही करते हैं। वहां पे भी कहीं ना कहीं बारिश बहुत ज्यादा होता है, वहां भी बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है, पर वो उस चीज का समाधान निकाले हैं जिसमें वृक्षारोपण करते हैं। पानी के लिए वो ऐसे पहले तो पानी का निकलने का बेहतरीन उपाय लगाते हैं, उसके लिए भी वो प्लेन्स ऐसे बना देते हैं जिसकी वजह से पानी जब आए तो फैल जाए, कहीं इकट्ठा ना हो, जिसकी वजह से नुकसान नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पे जो अवैध खनन हो रहा है उस चीज पे ड्रोन के माध्यम से तुरंत निगरानी किया जाना चाहिए और उस पर रोक लगाना चाहिए। यह सबसे जरूरी पार्ट है। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आते हैं, पर उन्होंने प्लांटेशन का, उनका पानी निकालने का जो निकासन नली है वो, और जो ये भूमि वाला है, जैसे कि हर जगह सीमेंट से हर जगह उस चीज का प्लास्टर टाइप का कर दे रहे हैं, तो उसमें पानी नीचे पास नहीं कर पा रहा। तो ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसी चीजें बनाए हैं जहाँ पे पानी जाके कलेक्शन हो जाए। तो ऐसी ऐसी चीजें स्टेप उठाई जा सकती हैं। मुंबई में 26 जुलाई 2005 में ऐसे ही बाढ़ की वजह से वहां पे भी उस पे बहुत काम किया गया, और वहां पे भी फ्लड जो है, फ्लड यानी बाढ़ मैनेजमेंट प्लान बनाया गया, जिसमें पहले से ही लोग तैयार रहते हैं कि क्या क्या चीजें किया जाए और उसके लिए पहले से ही उपाय लगाया जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि यह केवल एक स्टेट की बात नहीं है, यह अदर स्टेट की भी चिंता का विषय है। और साथ साथ में जब हमको समस्या आती है तब समाधान ढूंढेंगे तो हमको समाधान नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों के रिगार्डिंग पहले से ही हमको जागरूक होना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, खनन, वहां का जो खनन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, और जो भी ड्रेनेज है, जो मतलब वेस्टेज है, सारी चीजों को वहां मतलब नदियों में फेंकते हैं, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं रोक लगाना पड़ेगा। और नदियों को कैसे पानी को पास किया जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय लगाया जाए, कौन सा बंद है जिसके टूटने से घटनाएं होती हैं, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं भौगोलिक फैक्टर भी करना पड़ेगा, और जो क्लाइमेट चेंज है उस पर भी काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करके कहीं ना कहीं एक हद तक हम इस बात का समाधान निकाल सकते हैं। हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन समय के पहले ही
और यही सब बातें हैं। आपको इसमें क्या बातें बेहतरीन लगी, आपका क्या सुझाव है, क्या विचार है, आप खुद इस चीज़ों को रख सकते हैं। और यह मुद्दा जो है कोई छोटी बात नहीं है, और इस पे हम ये जो बातें समझ रहे हैं भौगोलिक कंडीशन और अदर अदर कंडीशन से जो बातें समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फैक्ट की बातें हैं। धन्यवाद।